स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी सीरीज का आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो राज्य की न्यायपालिका। और राज्य की न्यायपालिका में हम आज स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में। दोस्तों, इससे पहले हमने संघ की न्यायपालिका के बारे में चर्चा की थी जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी डिटेल में समझा था। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भारत में एकीकृत या एकात्मक न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे कौन से न्यायालय आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे है लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर की रैंकिंग में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जहाँ एक और देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहीं जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो राज्य में या स्टेट्स की हम जब बात करें या यूटीज की हम बात करें तो वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है राज्य के स्तर पर वो कौन सा रहता है? आपका सबसे ऊंचा कोर्ट हाई कोर्ट को माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सम्मिलित रूप से उच्च न्यायपालिका यानी कि हायर जुडिशरी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और वहीं जब हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय में दोस्तों इसको निम्न न्यायपालिका या लोअर जुडिशरी भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि उच्च न्यायपालिका और आपकी जो अधीनस्थ न्यायपालिका या निम्न न्यायपालिका है, इसमें क्या अंतर है? दोस्तों, जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसमें जजों की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है, जबकि हम जब अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं जिसमें सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं और भी कई सारे कोर्ट इसके अंदर आते हैं, उसमें जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो हर राज्य स्तर पर अलग की जाती है। इसके लिए कई राज्यों में क्या किए जाते हैं, कई तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिला के क्या कहलाता है? आपका उच्च न्यायपालिका कहलाता है। इस हिसाब से हम आज किसको पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं? हायर जुडिशरी के लास्ट पॉइंट हाई कोर्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों वहीं जब हम भारतीय संविधान में बात करें तो भाग 6 में, भारतीय संविधान के भाग 6 में और अध्याय 5, भाग 6 का कौन सा अध्याय है? अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक किसके बारे में बताया गया है? हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो भाग 6 का अध्याय 5 और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक किसके बारे में जिक्र करता है? हाई कोर्ट के बारे में जिक्र करता है। तो दोस्तों, न्यायपालिका के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखते हैं तो एक एक्ट ध्यान में आता है 1726 का। दोस्तों, 1726 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में 3 मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी और ये 3 मेयर कोर्ट स्थापित किए गए थे 3 प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो दोस्तों, इन 3 प्रेसिडेंसी में 3 आपके किन की स्थापना की गई थी? मेयर कोर्ट्स की स्थापना की गई थी और ये शुरुआत मानी जाती है भारत में न्यायपालिका की ब्रिटिश पद्धति के आधार पर। क्लियर है दोस्तों? और 1774 दोस्तों, इसके बाद आपको मालूम है कि 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, 1757 का, 1764 का। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की जो वास्तविक स्थिति थी वो क्या हो गई? काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो गई और भारत के एक बहुत बड़े भाग पर क्या कर दिया गया? कब्जा अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया। और उसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेकर के आया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसके आधार पर पहली बार दोस्तों 1774 में 1774 में किसकी स्थापना की गई? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 4 जज थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीशों को जाना जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट थे इन्होंने मेयर कोर्ट्स को क्या कर दिया गया था? प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। क्लियर है? मेयर कोर्ट समाप्त हुए और किसकी स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पर हुई। ठीक है? और दोस्तों ये सर्वोच्च अदालत के रूप में काम करते हैं। आगे कालांतर में बॉम्बे में भी ऐसे ही हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। दोस्तों, कालांतर में ये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाते हैं। कब तक? 1862 तक, 1862। दोस्तों, जब हम 1862 की बात करते हैं तो एक एक्ट सामने आता है, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861।
भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, जिसे दोस्तों यूके की संसद ने क्या किया था, पारित किया। और इसके बाद 1862 में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। ठीक है, 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। कौन कौन से हाई कोर्ट से? कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट। जिसमें दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 को स्थापित किया गया। मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को स्थापित किया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 जून 1866 को स्थापित किया गया। दोस्तों इन हाई कोर्ट्स ने जो आपके सर्वोच्च न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे के, उनको क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। और दोस्तों धीरे धीरे कालांतर में ऐसे कई सारे हर एक प्रांत में जहां पर ब्रिटिश का कब्जा था, ब्रिटिश की सरकार चलती थी, वहां पर दोस्तों क्या किया गया, अलग अलग स्थान पर हाई कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई। और दोस्तों ये दोस्तों 1950 में बाद में जब हम बात करें प्रांत तथा हाईकोर्ट संबंधित राज्य को क्या कर दिया गया, हाईकोर्ट बना दिया गया। जो अलग अलग प्रांतों के हाईकोर्ट थे उनको क्या कर दिया गया, संबंधित राज्यों का हाईकोर्ट बना दिया गया, जब राज्यों का एकीकरण किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत में जितने भी हाईकोर्ट्स बनाए गए थे उनका संबंध जिन भी राज्यों से हुआ था स्वतंत्रता के बाद, उन प्रांतों के हाईकोर्ट को उन संबंधित राज्यों को क्या कर दिया गया, हाईकोर्ट बना दिया गया। क्लियर है। और दोस्तों भारत के संविधान में, क्लियर, भारत के संविधान में क्या किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखना है, शुरुआत में प्रत्येक राज्य के लिए क्या किया गया था, एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में क्या किया, संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज या संघ शासित राज्यों के लिए क्या किया, एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया कि अब एक हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों को या राज्यों के लिए हो सकता है, या राज्यों प्लस यूटीज के लिए भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, 7वां संविधान संशोधन 1856 क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज वर्तमान में हम बात करें तो कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन पर दोस्तों कुल भारत में जो हाई कोर्ट्स की संख्या है वो कितनी है, 25। अभी हाल ही में 25वां हाई कोर्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश में बनाया गया, और इस हाई कोर्ट को स्थापित किया आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 1 जनवरी 1819 को। ठीक, 1 जनवरी 2019 को। क्लियर है दोस्तों। तो 1 जनवरी 2019 को क्या किया गया, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और जस्टिस प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है दोस्तों। और वहीं हम जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना 2 जनवरी 1936 1936 में 2 जनवरी 1936 में हुई थी दोस्तों। प्रारंभ में ये नागपुर में स्थापित था। अब नागपुर में स्थापित की जब हम बात करें तो हमको मालूम है कि प्रारंभ में मध्य प्रदेश में को सेंट्रल प्रोविंस और जो आपका बरार क्षेत्र था उसको शामिल किया गया था। और इस क्षेत्र के लिए एक 1936 में क्या किया गया था, एक हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, जिसकी जो मेन शाखा थी वो कहाँ थी, नागपुर में। क्लियर है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 1956 में जब पुनर्गठन हुआ तो जो नागपुर की आपका हाईकोर्ट था वहाँ की उसकी जगह जबलपुर को क्या कर दिया गया, मुख्य जो आपका मेन हाईकोर्ट की मेन ब्रांच थी उसको स्थापित किया गया, कहाँ पर, जबलपुर में। और साथ ही साथ 2 अस्थायी पीठ की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ पर, इंदौर में और ग्वालियर में। क्लियर है। तो प्रारंभ में जबलपुर में आपका जो हाईकोर्ट था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर क्या स्थापना की गई थी, 2 अस्थायी पीठों की, ग्वालियर और इंदौर में। लेकिन दोस्तों 28 नवंबर 1968 को 1968 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के आधार पर इंदौर और ग्वालियर में भी एमपी हाईकोर्ट की स्थायी पीठों की स्थापना की गई। यानी कि जो अभी तक अस्थायी पीठें थी उनको क्या कर दिया गया, स्थायी पीठ बना दिया गया,
राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा 1968 में। तो ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है 28 नवंबर 1968 को। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको अभी एमपी का भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और उसके अलावा जो हमने 25वें हाईकोर्ट की स्थापना की उसके बारे में भी देखा होगा। वहीं दोस्तों 3 ऐसे हाईकोर्ट हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं। ऐसे हाईकोर्ट दोस्तों जो क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की क्या करते हैं, अधिकारिता का निर्वहन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी जो दोस्तों खंडपीठ है वो कोहिमा में है, आइजोल में है और ईटानगर में स्थापित है। जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी, इसलिए इसको गुवाहाटी हाईकोर्ट भी कहा जाता है। खंडपीठ कहाँ है, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। ठीक है, और ये कितने राज्यों को कनेक्ट करता है दोस्तों, इसका जो अधिकारिता है वो कितने राज्यों में, 4 राज्य में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं दोस्तों दूसरा जो हाईकोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कहा जाता है। इसका जो ब्रांच है, मेन ब्रांच वो कहाँ है, चंडीगढ़, और कोई इसकी खंडपीठ नहीं है दोस्तों। ये 2 राज्य और 1 यूटी को क्या करती है, अधिकारिता में लेती है, पंजाब, हरियाणा और आपका चंडीगढ़। तो इस प्रकार के कुल 3 राज्य हो गए, 2 राज्य और 1 यूटी। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों तीसरा है आपका बम्बई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट इसको कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ पर है, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी में। क्लियर है? औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। और दोस्तों ये कितने राज्यों को अपने अधिकारिता में लेती है, तो उसके लिए हम बात करें, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, यानी कि 2 राज्य और 2 यूटी। यहाँ पर एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 2020 के बाद जो दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव जो अलग अलग यूटीज होती थी उनको क्या कर दिया गया, एक यूटी में एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अभी तक जब तक आपका आंध्र प्रदेश का 25वां हाईकोर्ट नहीं बना था, उससे पहले जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो हाईकोर्ट था वो क्या हुआ करता था, ज्वाइंट हुआ करता था, सम्मिलित रूप से हुआ करता था। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे हाईकोर्ट हैं जो अलग अलग यूटीज को क्या किए हुए अपने साथ जोड़े हुए हैं। सिर्फ यूटीज के लिए हम बात करें, जैसे लक्षद्वीप की हम बात करें, यूटी है आपकी, यूनियन टेरिटरी है, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जुड़ी हुई है। ठीक है, पुदुचेरी की हम बात करें, पुदुचेरी किससे कनेक्ट है आपका, मद्रास हाईकोर्ट से। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जब हम बात करते हैं तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट की अधिकारिता में आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दादर एवं नागर हवेली भी बम्बई हाईकोर्ट में आता है और दमन एवं दीव भी बम्बई हाईकोर्ट में आता है। वर्तमान की स्थिति क्या है दोस्तों, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव क्या हो चुके हैं, एक ही यूटी बन चुके हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, किसके अधिकारिता में आते हैं, बम्बई हाईकोर्ट के अधिकारिता में आते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, संवैधानिक न्यायालय क्या होता है। दोस्तों जब हम संवैधानिक न्यायालय, हेडिंग डाल लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम संवैधानिक न्यायालय की बात करते हैं तो ऐसा न्यायालय संवैधानिक न्यायालय कहलाता है जो वरिष्ठ कोर्ट होता है। क्या होता है, वरिष्ठ कोर्ट होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो एक ही कार्य करता है कि जो भी कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा कार्य किए गए हैं, कार्य मतलब जो भी आदेश दिए गए हैं, अध्यादेश दिए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है, और सिर्फ एक ही उनका काम रहता है कि कोई भी आदेश, नियम, अध्यादेश, कानून जो बनाए गए हैं वो संवैधानिक है या नहीं। कई देशों में दोस्तों होता क्या है कि संवैधानिक न्यायालय अलग से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया हुआ, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ताइवान, आपका थाईलैंड, ऐसे कई सारे देश आपको मिलेंगे जहां पर एक अलग से संवैधानिक न्यायालय की स्थापना की गई है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अलग से संवैधानिक न्यायालय की स्थापना नहीं की गई, बल्कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या किया गया है, संवैधानिक न्यायालय के कार्य दिए गए हैं, अपना दायित्व वो निभाते हैं, किसके रूप में, संवैधानिक न्यायालय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, संवैधानिक न्यायालय भी क्या है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्तों अहर्ताओं के बारे में।
या फिर योग्यताओं के बारे में, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जब हम हाई कोर्ट के जज की बात करते हैं तो आर्टिकल 217 का क्लॉज 2 यानी कि अनुच्छेद 217 का खंड 2 बताता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है यदि भारत का नागरिक हो या फिर भारतीय राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत का नागरिक हो या नहीं लगेगा यहाँ पर, ये एसेंशियल जरूरी है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कौन सा पद धारण कर चुका हो? न्यायिक पद धारण कर चुका हो। या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या कर चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो। क्लियर है? तो कम से कम 10 वर्ष में किसी हाई कोर्ट में या फिर 1 से अधिक हाई कोर्ट में भी क्या कर चुका हो? अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा और इसके साथ ही 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर काम किया होगा, उसके अलावा या फिर किसी हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट 1 से अधिक हाई कोर्ट में, जैसे 2 साल मध्य प्रदेश में, 3 साल उत्तर प्रदेश में, 4 साल गुजरात में, इस प्रकार से अलग अलग हाई कोर्ट में क्या कर रहा हो उसने अधिवक्ता रहा हो, तो दोस्तों वो भी क्या कर सकता है? न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। जब हम अपॉइंटमेंट्स ऑफ जज की बात करते हैं तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर करना। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं किस प्रकार से नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। जिस राज्य में उस हाई कोर्ट की जिस राज्य के हाई कोर्ट की या जिस राज्य के हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है, उस राज्य के गवर्नर से परामर्श लेगा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा और उसके हिसाब से क्या की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। उसके अलावा यदि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति करनी है तो उसको उस राज्य के न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेनी होगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में अंतर है। यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा और मध्य प्रदेश के गवर्नर से सलाह लेगा। ठीक है। और यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, मध्य प्रदेश के गवर्नर से सलाह लेगा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या करेगा? सलाह लेगा। ये पूरी प्रोसेस दोस्तों किसमें बताई गई है? आपकी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताई गई है। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है वो आर्टिकल 217 में बताया गया है, अनुच्छेद 217 में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में या फिर किसी राज्य में या राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं न्यायाधीश की शपथ के बारे में। जब हम दोस्तों न्यायाधीश की शपथ या ओथ की हम जब बात करते हैं तो जो भारत के राज्यों के जो न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल के समक्ष क्या करते हैं? अपनी शपथ ग्रहण करते हैं या फिर राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है? शपथ ग्रहण की जाती है, जिसको राज्यपाल क्या करते? नियुक्त करते। क्लियर है? और दोस्तों 16वें संविधान संशोधन के बाद एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश उसी प्रकार से शपथ लेते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राज्यपाल के सम्मुख क्या की जाती है? न्यायाधीश पद की शपथ ली जाती है। दोस्तों अब हम बात करें न्यायाधीशों का कार्यकाल यानी कि टेन्योर ऑफ जजेस। जब हम कार्यकाल की हम बात करते हैं तो दोस्तों कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है जजों का। ठीक है। चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या फिर आपके राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, किसी का भी कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है। दोस्तों ये अपने पद पर यानी कि जो राज्यों के न्यायाधीश है अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। क्लियर है? कब तक रह सकते हैं? 62 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं।
और तब तक इनको पद से, जब तक ये अपने 62 वर्ष की उम्र को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक इनको पद से नहीं हटाया जा सकता है, बशर्ते किसके द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है वही प्रक्रिया को आप हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए उपयोग कर में लाते हो। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। और वहीं जब हम बात करें कि इससे पहले भी 65 वर्ष से पहले भी क्या कर सकता है, वो अपना इस्तीफा दे सकता है। किसको, राष्ट्रपति को। ये चीज़ विशेष तौर पर आपको याद रखनी है कि जो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, अपना इस्तीफा भेज सकते हैं। शपथ किसके आगे लेता है, राज्यपाल के आगे। क्लियर है। और इस्तीफा किसको देता है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयु कितनी रहनी है, 62 रहनी है, 60 रहनी है, 65 रहनी है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सलाह किससे लेता है, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश से। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम होता है। राष्ट्रपति का निर्णय क्या माना जाता है, अंतिम माना जाता है। इस बात को हमको याद रखना है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो हाईकोर्ट के जजों की आयु का निर्धारण कर सके। जब हम पद की रिक्ति की बात करते हैं, यानी कि वैकेंसी की बात करते हैं, वैकेंसी ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश का पद निम्न तरीके से क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। सबसे पहले बात करें 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर। यदि 62 वर्ष की आयु क्या हो जाती है, 62 ईयर की एज कंप्लीट हो जाती है, तो वह व्यक्ति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे, उस कंडीशन में उसका पद वेकेंट हो जाता है। किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य हाईकोर्ट में हो जाए, यानी किसी और उच्च न्यायालय में यदि स्थानांतरण हो जाए तो अभी उसका पद क्या हो जाता है, वेकेंट मान लिया जाता है, हो सकता है। ठीक है। या फिर साबित कदाचार या असमर्थता, यानी प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का यदि दोषी पाया जाता है तो संसद दोनों सदनों के विशेष बहुमत से क्या कर सकती है, उसको अपने पद से हटा सकती है। यह वही प्रोसेस है दोस्तों जो कहाँ अपनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई जाती है। कुछ बेसिक अंतर है जिसको मैं अगले वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा कि जजों की को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, पद से या पद की रिक्ति हो सकती है। वैसे आपका सबसे मेन है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होना। दूसरा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। तीसरा, किसी और हाईकोर्ट में क्या हो जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए, और साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं वेतन एवं भत्ते के बारे में। जब हम सैलरी और अलाउंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 221 महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 221 क्या कहता है, आर्टिकल 221 के अनुसार, अनुच्छेद 221 के अनुसार राष्ट्रपति विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। पावर किसके पास है, संसद के पास। संसद वेतन व भत्तों का निर्धारण करती है अनुच्छेद 221 के तहत। और जो दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो न्यायाधीशों को मिलने वाला वेतन है, ठीक है, जो सैलरी है, वो राज्यों की संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से दी जाती है, राज्यों की संचित निधि से। और वहीं जब हम पेंशन की बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो वो जो पेंशन है वो किसको दी जाती है, पेंशन दी जाती है आपका केंद्र यानी कि भारत की संचित निधि से। तो सैलरी स्टेट्स की संचित निधि से दी जा रही है, राज्यों की संचित निधि से दी जा रही है। और वहीं जब हम पेंशन की बात करते हैं तो किसके द्वारा दी जाती है, केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो ये चीज़ विशेष तौर पर याद रखने वाली है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो जीवन काल में अपने जो भी उनका टाइम पीरियड रहता है जज का, उसमें कई सारे राज्यों में क्या हो सकता है, इनका ट्रांसफर हो सकता है। तो जब रिटायरमेंट होता है तो ये विवाद की स्थिति बन सकती है कि कौन सा स्टेट या किस राज्य की संचित निधि उनको पेंशन देगी। तो इस विवाद से बचने के लिए क्या किया गया है, केंद्र की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है दोस्तों। और इनको जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है, यदि हम उसकी बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने के वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। यानी कि जो लास्ट मंथ में उनको जो वेतन मिला हुआ है
उसकी 50% क्या की जाएगी, उनको पेंशन दी जाती है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में नेगेटिव यानी कि कटौती की जा सकती है। दोस्तों न्यायाधीश के वेतन में सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल के दौरान यानी कि 360 आर्टिकल के तहत जब वित्तीय आपातकाल लगता है उसके तहत की क्या किया जाएगा, कटौती की जा सकती है। और वर्तमान में यदि हम इनकी सैलरी की बात करें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी लगभग 2,25,000 रुपये है, जिसमें संशोधन किया गया है। और इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है जज सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954 और 2017 में इसमें संशोधन किया गया। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उसको सैलरी 2.5 लाख रुपए और जो अन्य न्यायाधीश हैं उसको सैलरी 2,25,000। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।